हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का 12th लेक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ के बारे में। गॉस लॉ जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इसके बेस पे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जेईई मेन जेईई एडवांस में भर भर के क्वेश्चंस आए हैं। इसके हर एक पॉइंट्स, इसका हर एक पॉइंट पर क्वेश्चन आया है जेईई मेंस पर, हर एक पॉइंट्स पर क्वेश्चन आया है जेईई एडवांस पर। तो आज मैं जितने भी पॉइंट्स लिखा हूँ, जितने भी डेरिवेशन लिखा हूँ या जितने भी इंपॉर्टेंट बातें बताऊँ, सबको आपको एक एक करके नोट करना है। बिकॉज हर पॉइंट एक क्वेश्चन है, समझ लो। हर पॉइंट जो भी लिखा हूँ समझ लो एक क्वेश्चन तरीके आया है जेईई मेंस या जेईई एडवांस में। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे पॉइंट्स को ध्यान से अपने नोटबुक में लिखना और एक भी पॉइंट को, लेक्चर को स्किप करके मत देखना, एक भी पॉइंट मिस ना हो जाए, ये बात आपको ध्यान रखना है। नोट्स और साथ में बनाना है, ठीक है। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना टॉपिक गॉस लॉ के बारे में, ठीक है। यहाँ पे एक गॉस लॉ का जो डेफिनेशन है, मीन्स उसका जो डेरिवेशन है, वो हमने कल के लेक्चर में एंडिंग तक में किया था। आज फिर से आपको उसका रिमाइंडर कर देता हूँ यहाँ पर, जिसने वो लेक्चर नहीं देखा हो। यहाँ पर देखो, शुरू करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक 3D क्लोज सरफेस लेते हैं। ये क्या है मेरा, ये है एक 3D सरफेस। 3D सरफेस है और क्लोज्ड है, ठीक है। 3D सरफेस है और क्लोज सरफेस लिए हमने यहाँ पर एक स्फीयर लिया है, ठीक है। एक यूनिफॉर्म स्फीयर लिया है इस तरह से, और मैंने बोला है कि इसके सेंटर पर एक प्लस क्यू चार्ज है। मैंने क्या बोल दिया है कि इसके सेंटर पर एक प्लस क्यू चार्ज है। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, और जो स्फीयर है इसका रेडियस जो है वो आर है, इतना, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, अब हमको पता है कि यहाँ पर अंदर देखो प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में निकलेगी। इस डायरेक्शन में भी निकलेगी, इस डायरेक्शन में निकलेगी, इस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के चैप्टर में देखा था, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, यहाँ सरफेस पर, ये पॉइंट पर, हर सरफेस को, ये पॉइंट पर देखो, ये पॉइंट पर एरिया वेक्टर क्या होगा, पहले मेरे को ये बताओ। इस सरफेस है, ये पॉइंट पर एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके एरिया के परपेंडिकुलर जो कि सेंटर से पास करेगा, ये मेरा एरिया वेक्टर, जिसको मैं छोटा एरिया बोलता हूँ डी ए, ठीक है। इतना कि एरिया वेक्टर इस तरफ होगा। मैं आपसे पूछूँ कि इधर एरिया वेक्टर क्या होगा, तो एरिया वेक्टर यहाँ पर ड्रॉ करोगे क्या, परपेंडिकुलर टू सरफेस। परपेंडिकुलर टू सरफेस किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, जो सेंटर से पास करे, ये है मेरा एरिया वेक्टर यहाँ का। उसी तरह से पूछूँ यहाँ पर एरिया वेक्टर क्या होगा इस सरफेस का, तो फिर से सेंटर से पास करते हुए एक लाइन लॉगे परपेंडिकुलर सरफेस, ये है मेरा डी ए वेक्टर एरिया। इसी तरह से आपको कोई भी सरफेस में जहाँ भी पूछूँ, पूरे सरफेस पर हर जो एरिया वेक्टर होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अब हमको पता है, हमको क्या पता है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमको पता है यहाँ पर जो फ्लक्स होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर डी एरिया लिया है, तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होता है यहाँ पर, और उसको हम फर्दर लिखें तो क्या हो जाएगा, ई डी ए, यहाँ पर ई हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखें ई डी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर, ओके, नॉट द सरफेस, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है उसको हमने थीटा बोला है। तो हम देखते हैं कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना बन रहा है एरिया वेक्टर के साथ। देखो सपोज हम इस एरिया की बात करें, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैं पूछूँ कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा प्लस क्यू चार्ज की वजह से, तो आपने पढ़ा ही होगा। यहाँ पर मैंने आपको पिछले लेक्चर मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लेक्चर था उसमें सिखाया था कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा हो, एग्जाम्पल प्लस क्यू चार्ज रखा हो, और उसके डिस्टेंस आर पर मैं पूछूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज के अलॉन्ग होगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो हमने पढ़ाई है, ठीक है। इतनी बात को नोट करते हुए बताओ मेरे को ये पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो देखो यहाँ पर डिस्टेंस जो है आर है, तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन होगा वो लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस का डायरेक्शन है, और यहाँ पर जिसका डायरेक्शन होगा इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पर लिखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बिकॉज डिस्टेंस कहाँ से कहाँ दिया है, डिस्टेंस भी दिया है यहाँ पर आर। हम करते थे ना यहाँ पर पॉइंट चार ला के
टेस्ट चार्ज ला के यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे इस तरह से। उसी तरह से पूछो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो फिर से आप लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा और मैग्नीट्यूड सेम KQ/r²। मीन्स सरफेस पर कोई भी पॉइंट लूँ, यहाँ पर ये पूरे सरफेस पर मैं कोई भी पॉइंट लूँ, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलॉन्ग द DA वेक्टर आ रहा है। देखो यहाँ पर ये जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से, और मैग्नीट्यूड भी सेम ही आ रहा है KQ/r²। ठीक है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, बिकॉज हर डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन हमेशा एरिया वेक्टर के अलॉन्ग आ रहा है और इसका मैग्नीट्यूड हर डायरेक्शन में KQ/r² आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, बिकॉज उसका कोई भी डायरेक्शन से यहाँ पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है। तो इतना बात हमने ध्यान रखा। तो यहाँ पर अब फॉर्मूला में आते हैं। तो जो cos थीटा है वो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में जहाँ भी देखो पूरे सरफेस में सब में एंगल क्या है, 0 डिग्री, बिकॉज सब उसके अलॉन्ग है। तो यहाँ पर फर्दर क्या लिख सकता हूँ मैं, फ्लक्स इक्वल टू लिख सकता हूँ E इंटू DA वेक्टर। यहाँ पर रीजन क्या लिखता हूँ, एस एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिखा। तो एंगल 0 होगा तो cos 0 हो जाएगा 1। तो यहाँ पर देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर cos 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये लिखा। अब देखो ये तो मैंने एक एरिया वेक्टर के लिए लिखा है। यहाँ पर ऐसे टोटल एरिया वेक्टर जितने होंगे पूरे सरफेस पर होंगे, हर जगह डिफरेंट एरिया होगा। तो सब एरिया को हमको अगर फाइंड करने के लिए हम नेट फ्लक्स हमको फाइंड करना होगा, तो हमको क्या करना होगा, इंटीग्रेट। ये छोटा सा एरिया d5 था, ठीक है, बिकॉज ये छोटा सा फ्लक्स हमने इस एरिया के लिए ढूंढा था। हमको ने ये हमारा d5 है, DA लिखा तो हमने ये d5 हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा एरिया का था। हमको नेट फ्लक्स फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर नेट फ्लक्स फाइंड करने के लिए पूरे सरफेस पर E.DA। हमने बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, तो वो बाहर आ जाएगा। तो हमारा जो नेट फ्लक्स आएगा फाई इक्वल टू हो जाएगा E बाहर इंटीग्रेशन ऑफ DA वेक्टर। ठीक है, हमारा नेट फ्लक्स क्या रहा, E बाहर आ गया और इंटीग्रेशन ऑफ DA वेक्टर। अब आप बोलो कि अगर मैं DA को पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट करूं, देखो यहाँ पर ये छोटा सरफेस है, ये छोटा सा, ये छोटा सा, ये छोटा सा, ऐसे DA वेक्टर में पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट करूं तो मेरा क्या टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा ना। बिकॉज देखो जितने छोटे एरिया ऐड करोगे सारे तो स्फीयर का क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई इंटू r²। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई r²। यहाँ पे फर्दर लिखोगे फाई इक्वल टू E हो जाएगा इंटू जो टोटल सरफेस एरिया है स्फीयर को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा 4 बाई r²। यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि 4 बाई r² आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं, देखो KQ/r² है। K को अगर मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखूँ, Q/r² इस तरह से भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं इस वैल्यू को यहाँ से पुट कर देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r² हो जाएगा, इंटू है ये 4 बाई r²। तो यहाँ से देखो 4 बाई और 4 बाई कैंसिल, r² और r² कैंसिल। तो हमारा फ्लक्स की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू आ रही है, यहाँ पर लिखता हूँ फर्दर, इसको यहाँ से लिखता हूँ मैं कि हमारी फ्लक्स की वैल्यू आ रही है, यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू आ रही है Q/ε0। ये मेरा क्या है, नेट फ्लक्स। और जो Q है वो चार्ज है इनसाइड यहाँ पर। तो इसी को कहते हैं अपना गॉस लॉ। ठीक है, इसी को कहते हैं अपना गॉस लॉ। ये गॉस लॉ को ध्यान से देखो आप कि जो नेट फ्लक्स है वो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन आ रहा है। ये स्फीयर के ना ही रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। बताओ स्फीयर का रेडियस कहीं फॉर्मूले में आ रहा है, तो मीन्स स्फीयर का रेडियस कुछ भी हो, स्फीयर का रेडियस r हो 2r हो, कुछ किसी पर वो डिपेंड नहीं कर रहा है, ना ही वो शेप पर डिपेंड कर रहा है। बताओ इसमें भले स्फीयर लिया है हमने, बट फॉर्मूले के अंदर देखो नेट फ्लक्स इक्वल टू Q/ε0 आ रहा है, वो शेप पर डिपेंड कर रहा है क्या। गॉस लॉ का सिर्फ इतना चाहिए कि जो सरफेस होना चाहिए वो क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, गॉस लॉ क्या चाहिए, जो सरफेस होना चाहिए वो क्लोज्ड होना चाहिए, सरफेस होना चाहिए वो 3D होना चाहिए, और चार्ज जो है वो इनसाइड रहना चाहिए। ठीक है, ये हमारा पूरा गॉस लॉ का कंडीशन है। बिकॉज ना ही वो देखो फॉर्मूला में सिर्फ
सिर्फ क्यू आ रहा है, क्यू इनसाइड, फॉर्मूला में सिर्फ क्यू इनसाइड आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, फॉर्मूला में क्या आ रहा है सिर्फ क्यू, मींस चार्ज 3D सरफेस के अंदर है, बस उतना ही हमको चाहिए यहाँ पर, बाकी कोई भी दूसरा कंडीशन नहीं चाहिए। अब इसके एक एक कंडीशन हम ध्यान से नोट करते हैं, ठीक है। आप ये पॉइंट को नोट करो, क्यू नेट क्या आ रहा है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम गॉस लॉ का यहाँ पर डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लो। ये डेरिवेशन था, अब इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक। गॉस लॉ का डेफिनेशन, उसी से हर पॉइंट को हम समझेंगे यहाँ पर, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट की शुरुआत होगी। हर एक पॉइंट को ध्यान से नोट करना, लेक्चर को कोई भी स्किप मत करना। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या लिखोगे आप, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a 3D closed surface. The net electric flux through a 3D closed surface is 1 upon epsilon naught times 1 upon the net electric flux through a 3D closed surface. ये 3D वर्ड ध्यान रखो, क्लोज सरफेस ध्यान रखो, इस 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the surface, ठीक है। यही होता है गॉस लॉ का डेफिनेशन। गॉस लॉ का डेफिनेशन क्या बोल रहा है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ 3D क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय अ सरफेस। इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखें, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय अ सरफेस, ठीक है। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय अ सरफेस। इसको फर्दर लिखूँ तो मैं क्यू नेट को क्या लिख सकता हूँ, मैं ई इंटू डी ए लिख सकता हूँ मैं इस तरह से। क्यू नेट को क्या लिख सकता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, या तो इस तरह से इसको आप लिख सकते हो। और यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन, ये देखो हम यहाँ पर ये साइन यूज़ करते हैं, इस तरह का ये साइन यूज़ करते हैं। ये क्या होता है, ये दिखाता है कि जो क्लोज सरफेस होता है उसका इंटीग्रेशन के लिए हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई भी क्लोज सरफेस हो उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं। यहाँ पर ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डी ए जो है हमारा एरिया वेक्टर है, डी ए जो है हमारा एरिया वेक्टर है, ई जो है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो है क्लोज सरफेस को दिखा रहा है, और क्यू इनसाइड जो है चार्ज है इनसाइड द गॉसियन सरफेस। क्यू इनसाइड क्या है यहाँ पर नोट करो, क्यू इनसाइड इज चार्ज enclosed by the closed 3D सरफेस। मीन्स उस सरफेस के अंदर जो भी चार्ज होगा उसके वजह से जो फ्लक्स आ रहा है उसी को हम गॉस लॉ के अंदर यूज़ करेंगे। सरफेस के बाहर कोई चार्ज रखा होगा तो गॉस लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ठीक है, यहाँ पर ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और डी ए जो है एरिया वेक्टर है, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, और की इनसाइड क्या है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड 3D सरफेस। गॉस लॉ के डेफिनेशन के हिसाब से जो है, मतलब जो गॉस लॉ होता है वो किसी सरफेस के शेप पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पर वो पॉइंट नोट करो, तो गॉस लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ अ 3D ऑब्जेक्ट। उसको सिर्फ 3D ऑब्जेक्ट से मतलब है, गॉस लॉ को सिर्फ 3D ऑब्जेक्ट से मतलब है। अब शेप कोई भी हो 3D होना चाहिए, ठीक है, और चार्ज होना चाहिए पूरा उसके अंदर होना चाहिए, बात है। 3D ऑब्जेक्ट से मतलब है, ठीक है, अंदर अब कोई भी शेप हो उससे मतलब नहीं करता है। ये बात आप नोट कर लो यहाँ से, ठीक, ये बात आप नोट कर लो,
ठीक है, ये बात नोट कर लो और ये पॉइंट नोट कर लो कि इनसाइड जो है चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड 3D सरफेस है। अब गॉस लॉ के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम वन बाय वन लिखते हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे लिखेंगे तो पॉइंट समझ में नहीं आएगा। हम एक काम करते हैं, एक साथ उसको वन बाय वन पॉइंट की तरह उसको नोट करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये गॉस लॉ का डेफिनेशन है, इसको भी आप नोट कर लो, डायरेक्टली आता है बोर्ड के एग्जाम में, डेफिनेशन लिखो गॉस लॉ का और इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको रफ करता हूँ। अब हम शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। क्या हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू गॉस लॉ, ठीक है। देख लेता हूँ कैमरा चालू है कि नहीं भाई। ओके, हम शुरू करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू गॉस लॉ, ठीक है। उसके अंदर हमारा पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर नोट करते हैं। पर ये लिखो फ्लक्स नेट इक्वल टू होता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो है इसको हम इससे फर्दर लिख सकते हैं ई डॉट डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए का क्लोज इंटीग्रेशन इक्वल टू हो सकता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फ्लक्स जगह पर ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, अब इसके ऊपर से अपना पॉइंट्स लिखना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर नोट कर लो, पहला पॉइंट गॉस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल, ठीक है, ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर अ 3D क्लोज्ड सरफेस। पहला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गॉस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर अ 3D क्लोज सरफेस। अब 3D क्लोज सरफेस का शेप किस तरह भी हो, यहाँ पर इस तरह रैंडम कोई शेप हो, अंदर कोई चार्ज हो, ठीक है, चार्ज हो या ना हो, एक 3D क्लोज सरफेस होना चाहिए। गॉस लॉ उसके ऊपर ऑलवेज एप्लीकेबल है, उसके शेप पर वो मैटर नहीं करता, किसी तरह का भी शेप हो। फॉर्मूला क्या है वहाँ पर, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज जितना इनसाइड हो उस पर ही वो डिपेंड करता है, शेप कोई भी हो शेप पर वो डिपेंड नहीं करता। जैसे यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर स्फीयर ड्रॉ करूँ इस तरह से और यहाँ पर चार्ज रख दूँ क्यू, यहाँ पर स्फीयर ड्रॉ कर दूँ और यहाँ पर चार्ज रख दूँ क्यू, तो यहाँ पर नेट चार्ज देखो, यहाँ पर स्फीयर के जरिए से टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो हर डायरेक्शन में निकलेगा इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगी ना। और फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स तो ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस। यहाँ पर देखो क्यू चार्ज जो है मैंने यहाँ पर रखा है, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे निकलेगी उसी तरह से अगर यहाँ भी क्यू चार्ज रखा है तो वहाँ पर भी उतनी ही फील्ड लाइन निकलेंगी इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर भी उतनी ही फील्ड लाइन निकलेंगी चाहे कोई भी रैंडमली वो शेप हो। यहाँ पर देखो क्यू इनसाइड, कुछ अपने को सिर्फ क्यू इनसाइड से मतलब है। अगर यहाँ पर देखो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर से निकलेंगी, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर निकलेगी, उसको हम कहते हैं नेट फ्लक्स। तो गॉस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर ए 3D क्लोज सरफेस। ये पॉइंट आपने नोट कर लिया, बट इसके आगे थोड़ा सा एक पॉइंट लगा दो, गॉस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर 3D क्लोज सरफेस, बट यहाँ पर क्या लिख दो, बट नॉट ऑलवेज यूजफुल टू अप्लाई दिस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ तो हमेशा एप्लीकेबल है, गॉस लॉ तो हमेशा एप्लीकेबल है कोई भी 3D क्लोज सरफेस के लिए। कभी क्वेश्चन आया गॉस लॉ एप्लीकेबल है कि नहीं 3D क्लोज सरफेस के लिए, तो आप बोलोगे हाँ वो एप्लीकेबल है, बट नॉट ऑलवेज यूजफुल टू अप्लाई दिस लॉ। मतलब एप्लीकेबल तो है पर हर बार ये यूजफुल नहीं है कि हम ये लॉ को अप्लाई करें। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पर 3D क्लोज सरफेस स्फीयर का था, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज था इस तरह से, तो यहाँ पर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट थी। यहाँ पर हमने हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट निकाला था और उसका हमने इंटीग्रेशन किया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया था। बट हमको ये ऐसा रैंडमली कोई शेप लेंगे यहाँ पर,
यहाँ पर रैंडमली कोई शेप लेंगे और यहाँ पर सेंटर से डिस्टेंस भी जो है अलग अलग रहेगा। यहाँ पर डिस्टेंस जो अलग अलग रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग रहेगी तो उसका डायरेक्शन हर जगह अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर वो भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस पर भी वो गॉस लॉ एप्लीकेबल था, गॉस लॉ इस पर भी एप्लीकेबल है, भले इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है बट उस पर भी एप्लीकेबल है। हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए गॉस लॉ तो एप्लीकेबल ऑलवेज है, ऑलवेज एप्लीकेबल, ऑलवेज एप्लीकेबल बट ऑलवेज यूजफुल बट नॉट ऑलवेज, ठीक है। यहाँ पर नॉट लगा लो, नॉट ऑलवेज बट नॉट ऑलवेज यूजफुल टू अप्लाई दिस लॉ, उसको हर जगह हम अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। यही बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यूजफुल तो हर जगह है पर उसको हर जगह अप्लाई नहीं करते, ठीक है। ये पहला पॉइंट इसका था। अब नोट कर लो सेकंड पॉइंट, ठीक है। कभी क्वेश्चन आया कि गॉस लॉ एप्लीकेबल है कि नहीं हर जगह, आप बोलोगे हाँ एप्लीकेबल है, बट उसको हर जगह हम यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज गॉस लॉ को कुछ सिमेट्री चाहिए। यहाँ पर सिमेट्री इसलिए चाहिए कि इससे आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सके, सिमेट्रिकल कुछ सिचुएशन चाहिए, जो चार्ज होना चाहिए वो सेंटर इस तरह से कुछ होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिख दो, गॉस लॉ इज इंडिपेंडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हर एक पॉइंट क्वेश्चन आ चुका है जेईई मेंस या जेईई एडवांस में। गॉस लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ द 3D ऑब्जेक्ट। 3D ऑब्जेक्ट को कोई भी शेप हो, अपने को देखो जहाँ पर जैसे ये क्यूब हो, ये ठीक है, ये इस तरह से क्यूब हो, ये यहाँ पे इस तरह से स्पीयर हो, ठीक है, ये यहाँ पर सिलेंडर हो इस तरह से, उसको सिर्फ मतलब है कि क्लोज सरफेस है। देखो यहाँ पर जैसे कि प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर ड्रॉ करूँ इस तरह से, प्लस क्यू चार्ज, सपोज प्लस क्यू चार्ज में से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं। हमने ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कितना भी निकाल सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 निकल रही हैं। यहाँ पर भी अगर प्लस क्यू चार्ज लूँगा तो यहाँ पर भी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कितने निकलेंगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 4 ही निकलेंगी। और यहाँ पर भी अगर मैं प्लस क्यू चार्ज लूँ तो यहाँ पर भी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स 4 ही निकलेंगी, बिकॉज प्लस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 4 निकलेंगी। प्लस 2 क्यू लूँगा तो 8 निकलेगा, बिकॉज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस होता है। बट इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप, कोई भी शेप लो, देखो नेट फ्लक्स तो कितना निकल रहा है 4, यहाँ पर भी 4 निकल रहा है, यहाँ पर भी 4 निकल रहा है। तो शेप तो कोई भी हो बट गॉस लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द 3D ऑब्जेक्ट। तो ये पॉइंट आपको होप करता हूँ समझ पड़ा होगा। हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। ये 2 पॉइंट आपको समझ पड़ा, हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट का। 2 पॉइंट नोट कर लिया तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ मैं। थर्ड पॉइंट बात करता हूँ यहाँ पर, थर्ड पॉइंट, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज only due to charges inside the Gauss law, inside the closed surface लिखो। अच्छा, जो क्लोज सरफेस होता है ना उसको हम गॉसियन सरफेस ही बोलते हैं, ठीक है। ये चाहे क्लोज सरफेस लिखो चाहे आप उसको गॉसियन सरफेस लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ये पॉइंट आप यहाँ पे, ये बात आपको ध्यान रख लो यहाँ पर, ठीक है। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ओनली ड्यू टू द चार्जेस इनसाइड द क्लोज सरफेस, इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, लिखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इज ओनली ड्यू टू द चार्जेस इनसाइड द क्लोज सरफेस। मीन्स यहाँ पर जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला, ये क्यू इनसाइड इज ओनली ड्यू टू द चार्जेस इनसाइड द क्लोज सरफेस। एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर सपोज ये प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पर स्पीयर, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा यहाँ पर, देखो हर एक पॉइंट पर निकलेगा इस तरह से, हर एक पॉइंट पर निकलेगा। बट सपोज हम कोई पॉइंट एक बाहर लें, देखो एग्जांपल यहाँ पर फिर से एक स्पीयर लेता हूँ, बट यहाँ पर मैं बाहर एक चार्ज लेता हूँ प्लस क्यू। ये चार्ज देखो ये इनसाइड है, ठीक है, ये चार्ज क्या है, इनसाइड चार्ज है, और ये चार्ज क्या है, आउटसाइड चार्ज है। सपोज में आउटसाइड बोल रहे हैं कि चार्ज फ्लक्स जो होता है वो सिर्फ ड्यू टू द इनसाइड चार्ज होता है। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज हम बाहर चार्ज लेंगे तो देखो इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी इस तरह से, इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी इस तरह से, जिसको मैं इसको फर्दर ड्रॉ करूँ तो इस तरह से निकलेगा,
ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर जो बाहर का चार्जेस है उसके जो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही हैं, देखो यहाँ पर 3 घुसे, यहाँ पर 3 घुसे और 3 निकल गए। यहाँ पर 3 फ्लक्स, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुसी और 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से निकल गई। इसका मतलब क्या हुआ, अगर नेट फ्लक्स फाइंड करेंगे वो तो 0 आ जाएगा, बिकॉज इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनकमिंग फ्लक्स मीन्स इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इनकमिंग आउटगोइंग माइनस इनकमिंग होता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पर जो नेट फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्ज, नेट फ्लक्स ड्यू टू आउटसाइड चार्ज क्या हो जाएगा, वो आउटसाइड चार्ज क्या हो जाएगा, वो इक्वल टू 0। बट यहाँ पर देखो इनसाइड चार्ज है, इनसाइड चार्ज में सिर्फ निकल ही रहा है, बिकॉज अंदर तो कोई घुस ही ना रहा है, बिकॉज चार्ज तो पहले से ही इनसाइड है। तो देखो यहाँ पर जैसे ये घुस रहा था, यहाँ पर घुसने वाला कोई है ही नहीं, चार्ज इनसाइड, सिर्फ फ्लक्स बाहर निकल रहा है, देखो सिर्फ बाहर निकल रहा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम सबकी वजह से काउंट करेंगे यहाँ पर टोटल। बट यहाँ पर देखो जो आउटसाइड चार्ज था उसकी वजह से घुस भी रहा है चार्ज और निकल भी रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे आ जाएगा 0। बट अंदर कोई चार्ज लूँगा तो अंदर कोई चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसकी वजह से पूरा फ्लक्स आएगा। तो यहाँ पर नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, Q/ε0। ठीक है, यही बात आपको ध्यान रखना है कि जो फ्लक्स होता है यहाँ पर, फ्लक्स इज ओनली ड्यू टू द चार्जेस इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। जैसे इसका एग्जांपल लें, यहाँ पर कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, देखो इसके 2-3 एग्जांपल देख लो यहाँ पर। जैसे कि सपोज यहाँ पर स्फीयर है, मैं स्फीयर का एग्जांपल ले रहा हूँ, बट कोई भी 3D सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पर चार्ज है Q1, Q2 और Q3, इस तरह से Q1, Q2, Q3। अब मेरे को बताओ यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन से चार्जेस की वजह से होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ उसी चार्जेस की वजह होगा जो अंदर होगा, अंदर जो चार्जेस होंगे उसके वजह से जो फ्लक्स होंगे वो बाहर आएंगे। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पर लिखूंगा नेट फ्लक्स लिखूंगा Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसे ये पहला था ये, उस तरह से मैं सेकंड क्वेश्चन पूछूं, ये Q3 की वजह से नहीं होगा, क्योंकि इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज हो जाएगा। यहाँ से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, यहाँ से जितने घुसेंगी, यहाँ से इतनी बाहर निकल जाएंगी, इसलिए Q3 की वजह से इफेक्ट नहीं आएगा। सेकंड, यहाँ से इस तरह से एग्जाम्पल दूँ मैं, यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर माइनस Q2 है चार्ज, और यहाँ पर Q3 है चार्ज। तो अब नेट फ्लक्स क्या आएगा, ये Q3 की वजह से तो 0 आएगा, बट इन दोनों का क्या है, ये प्लस Q1 है, ये माइनस Q1 है। तो नेट फ्लक्स क्या आ जाएगा मेरा, नेट फ्लक्स आ जाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बिकॉज ये तो स्केलर है, जो फ्लक्स होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, उसको हम डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इतना बात आपको ध्यान रखना है। तो इसी के ऊपर से एक क्वेश्चन आता है, छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन आता है। सिंपल सा क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स। ये क्वेश्चन देख लो, जितने भी लिखा रहा हूँ इस सब एग्जांपल आप नोट करते जाओ, ठीक है। व्हाट इज द नेट फ्लक्स व्हेन अ डाइपोल is placed inside the Gaussian surface। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इसका आंसर आप मेरे को दो। व्हाट इज द नेट फ्लक्स व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस। इसका आंसर आप मेरे को दो, कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पर एक स्फीयर ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पर मैंने एक डाइपोल लिया है, ठीक है, डाइपोल लिया है। डाइपोल का मतलब क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एट सम स्मॉल डिस्टेंस। मीन्स यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे इस तरह से, और मैंने यहाँ पर इस तरह से रखा है। तो देखो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज भी है अंदर और माइनस क्यू चार्ज भी है अंदर। तो यहाँ पर अगर नेट फ्लक्स लिखूंगा मैं, नेट फ्लक्स क्या लिखूंगा यहाँ पर, नेट फ्लक्स, और दोनों चार्जेस जो होते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा आ जाएगा Q माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि आएगा इक्वल टू 0। ये तो मैथमेटिकल स्टेप है, आप समझ भी सकते हो कि जो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर जा रही है, देखो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएंगी, और माइनस क्यू चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आएंगी। अब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज की वजह से बाहर जाएंगी, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज की वजह से अंदर आएंगी। तो यहाँ पर फिर से नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। जितना इनकमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर नेट फ्लक्स क्या आ जाएगा, Q माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम इक्वल टू 0 लिख सकते हैं।
तो ये पॉइंट आप ध्यान रखो ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर फ्लक्स की बात कर रहा हूँ, फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो सिर्फ ड्यू टू द इनसाइड चार्जेस होगा, ये पॉइंट आप नोट कर लो। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, अब इसको रफ करता हूँ मैं, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसलिए हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट लिखो यहाँ पर, थर्ड पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू all the charges present inside or outside the Gaussian surface। इसी दो पॉइंट में बच्चे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, E इंटू डी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट चार्ज। यहाँ पर जो क्यू इनसाइड है ये सिर्फ इनसाइड चार्ज होता है, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जो चार्ज कंसीडर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज कंसीडर करेंगे वो ऑल द चार्जेस, लिखो क्या लिखा है यहाँ पर, ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड, चाहे वो इनसाइड चार्ज हो चाहे वो आउटसाइड चार्ज हो, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कंसीडर करना पड़ेगा। एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, यहाँ पर एक चार्ज है प्लस क्यू और यहाँ पर एक चार्ज है प्लस, एक Q1 चार्ज है और यहाँ पर एक Q2 चार्ज है। तो आप बोलोगे इसकी वजह से फ्लक्स तो जीरो होगा, बिकॉज यहाँ पर इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग है। तो फ्लक्स में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में तो हम सिर्फ Q1 चार्ज कंसिडर करेंगे जो कि इनसाइड है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड मैं बोल रहा हूँ कि ये चार्ज भले बाहर है बट क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखाएगा, बट इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं निकलेंगी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इसके अंदर से निकलने वाली है ना, इस तरफ से, इस तरह से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इसके अंदर से निकलेगी ही इस तरह से, और प्लस Q1 चार्ज है इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से निकलेगी। यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो तो सारे चार्जेस की वजह से होगा। भले यहाँ पर फ्लक्स जीरो आ रहा है बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो निकल रही है इसके अंदर से। फ्लक्स जीरो क्यों आ रहा था, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग था, लेकिन हम फ्लक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड तो Q1 की वजह से होगा और Q2 की वजह से दोनों होगा। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्लेस्ड इनसाइड और आउटसाइड चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा मैं यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो, यहाँ पर पॉइंट लिखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द चार्जेस इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड हो चाहे आउटसाइड हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे वो दोनों चार्ज Q1 और Q2 का वेक्टर सम होगा। वेक्टर सम किस तरह से होगा वो तो मैंने आपको सिखाया है कि एंगल सब देख के कंसीडर करके हमको समझना पड़ेगा यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वेक्टर सम ऑफ ऑल द चार्जेस होगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो सिर्फ अंदर के चार्जेस की वजह से होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ऑल द चार्जेस की वजह से होगा। यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इसके पॉइंट के ऊपर से, ये पॉइंट के ऊपर से क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। यहाँ पर फिर से मैं एक्सपीरियंस लेता हूँ, कोई भी 3D सरफेस के लिए एप्लीकेबल है ये 3D सरफेस, इतना बात ध्यान रख लो। इसको हम गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं, बार बार ये पॉइंट लिखा रहा हूँ जिससे कि आपके मन में ये बैठ जाए। इसको हम गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चार्ज है Q1, यहाँ पर एक चार्ज है Q2, यहाँ पर एक चार्ज है Q3, ठीक है। यहाँ पर एक चार्ज है Q1, यहाँ पर एक चार्ज है Q2, यहाँ पर एक चार्ज है Q3, यहाँ पर एक चार्ज है Q4 और यहाँ पर एक चार्ज है Q5। मेरा पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन बताओ कि फ्लक्स नेट कौन से चार्ज की वजह से होगा, और दूसरा क्वेश्चन क्या होगा मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट होगा वो कौन से चार्ज की वजह से होगा। तो फ्लक्स नेट, जो नेट फ्लक्स होगा वो सिर्फ इनसाइड चार्जेस की वजह से होगा, सारे चार्जेस इनसाइड हैं तो इसका नेट होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो नेट फ्लक्स होगा वो सिर्फ इनसाइड चार्जेस की वजह से होगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्लेस्ड इनसाइड और आउटसाइड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको किसी ने बोला तो वो सारे चार्जेस की वजह से होगा। यहाँ पर लिखो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 वेक्टर सम करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2
प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q3। ये ऊपर वेक्टर का साइन लगा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, उस सबका वेक्टर सम करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q4 और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q5। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि फ्लक्स पूछा हो तो कौन से चार्जेस की वजह से होगा, वो इनसाइड चार्जेस, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्जेस की वजह से होगा। तो ये पॉइंट आपको होप करता हूँ समझ पड़ा होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हूँ, ठीक। 3 पॉइंट यहाँ पर समझ पड़ गया। पहला पॉइंट क्या होता है यहाँ पर कि गॉस लॉ जो है वो ऑलवेज एप्लीकेबल है। सेकंड पॉइंट, फ्लक्स जो इनसाइड चार्जेस की वजह से होगा। और थर्ड पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो सारे चार्जेस की वजह से होगा। इतना पॉइंट आपने ध्यान रख लिया। अब फोर्थ पॉइंट लिखता हूँ, द गॉसियन सरफेस शुड बी symmetric about the charge for better approach, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट लिख रहा हूँ, फॉर बेटर अप्रोच, या तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, द गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक अबाउट द चार्ज, ठीक है, फॉर कैलकुलेशन टू बी ईजियर, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं कि जो गॉसियन सरफेस है वो शुड बी सिमेट्रिक अबाउट द चार्ज। गॉसियन सरफेस को हम जनरली सिमेट्रिक लेंगे अबाउट द चार्ज, ठीक है, बिकॉज हमारा जो कैलकुलेशन हो जाएगा उससे ईजियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर रैंडम सरफेस हो, यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लो, यहाँ पर एक पॉइंट लिख दो कि गॉसियन सरफेस जो होगा वो सिमेट्रिक अबाउट द चार्ज होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर लिख दो, बिकॉज to make calculation easier, ठीक है। द गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक अबाउट द चार्ज बिकॉज टू मेक द कैलकुलेशन ईजियर। मतलब गॉसियन सरफेस तो हम कोई भी ले सकते हैं, वो सिमेट्रिक हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जनरली जो केसेस लेंगे उसमें सब जो होगा वो गॉसियन सरफेस जो होगा वो सिमेट्रिक होगा अबाउट द चार्जेस। जैसे कि हम स्फीयर लेंगे तो जनरली उसको सेंटर पर चार्ज लेंगे इस तरह से, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कांस्टेंट आ जाए और हमारा जो ईजी अप्रोच हो जाए वो ईजियर हो जाए। अगर सिमेट्रिक नहीं होगा, यहाँ पर लिखो इफ़ द चार्जेस, ये पॉइंट लिखो, ठीक है, डैश फुल स्टॉप के बाद पॉइंट आ रहा है ये। इफ़ द चार्जेस आर नॉट सिमेट्रिक, वी विल ट्राई टू मेक इट सिमेट्रिक, जिससे कि हम गॉस लॉ इजीली अप्लाई कर सके। अगर चार्जर सिमेट्रिक नहीं होगा तो हम ट्राई करेंगे ऐसा कि गॉस लॉ जो में जो चार्ज जो है वो सिमेट्रिक हो जाए, इस तरह से हम कुछ ट्राई करेंगे, हम खुद से उसका गॉसियन सरफेस डिफाइन करेंगे। ये बात आप नोट कर लो। एप्लीकेबल तो हर जगह है, लेकिन हम जनरली ऐसा केसेस लेंगे जिसके अंदर वो जो चार्जेस हैं वो सिमेट्रिक है, मीन जनरली वो सेंटर पर होंगे। जैसे स्फीयर होगा तो स्फीयर के सेंटर पर होंगे इस तरह से, अगर क्यूब होगा तो क्यूब के सेंटर पर होगा इस तरह से प्लस क्यू चार्ज, और हमारा सिलेंडर होगा तो सिलेंडर के भी सेंटर पर होगा जनरली, ठीक है, जिससे हमारा कैलकुलेशन जो है वो ईजियर हो जाए, ठीक है। ये बात आपको समझ पड़ी। तो हम अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, इसको समझ रफ करता हूँ, ठीक है। सिमेट्रिकल जनरली केस लेंगे जिससे कि वो ईजी हो जाए। फोर्थ पॉइंट आपको समझ पड़ा। फिफ्थ पॉइंट लिख लो यहाँ पर, गॉस लॉ एंड कूलम्स लॉ, गॉस लॉ एंड कूलम्स लॉ आर इक्विवेलेंट, ठीक है। गॉस लॉ एंड कूलम्स लॉ आर इक्विवेलेंट, बोथ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। जो गॉस लॉ है और कूलम लॉ है दोनों आपस में रिलेटेड है, ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट है, बोथ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर, एक से हम दूसरे का डेरिवेशन कर सकते हैं। जैसे हमने गॉस लॉ का डेफिनेशन क्या लिखा था, देखो, फ्लक्स इक्वल टू लिखा था हमने E इंटू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर,
उसके बाद हमने क्या लिखा था यहाँ पर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखी थी हमने के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये जो था ये तो कूलम लॉ के ऊपर से आया था ना, ये कूलम लॉ के ऊपर से आया था ना। तो कूलम लॉ का डेफिनेशन हमने यहाँ पर यूज़ किया था। हमने लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डी वेक्टर जो होगा वो होगा 4/r²। तो इससे ये और के लिखा था हमने 1/4/ε0 और क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और 4/r² करके हमने वो डेफिनेशन निकाला था ना, ये 4/r² कैंसिल, तो हमारा आ रहा था q/ε0। मीन्स हमने कूलम लॉ के ऊपर से यूज़ करके हमने गॉस लॉ का डेफिनेशन किया था। हम गॉस लॉ से कूलम लॉ भी डिराइव कर सकते हैं, और कूलम लॉ से गॉस लॉ भी हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो गॉस लॉ एंड कूलम लॉ आर इंटरडिपेंडेंट, मीन्स इक्विवेलेंट हम, ठीक है। दोनों किसी से भी लॉ, कोई भी लॉ से हम जो है एक दूसरे के लॉ को डिराइव कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि अगर गॉस लॉ हमको दिया हो इस तरह से, गॉस लॉ क्या है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन ε0, तो इसके ऊपर से हम कूलम लॉ भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, देखो कूलम लॉ का हम डेरिवेशन ला के देता हूँ यहाँ पर। क्यू नेट को लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन ε0। अब जो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए अगर फुल इंटीग्रेशन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के लिए था कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्फीयर के लिए था वो कांस्टेंट, इसका रेडियस r था, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में कांस्टेंट रहा था हर एरिया वेक्टर के लिए, ये था एरिया वेक्टर इस तरह से, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए वेक्टर इक्वल टू हो जाता क्यू अपॉन ε0। अब डी ए को हम क्या लिख सकते हैं, 4/r², तो ई इंटू 4/r² इक्वल टू क्यू अपॉन ε0। तो इसको यहाँ पे फर्दर क्या लिख सकता हूँ मैं, देयरफॉर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लिखो वेक्टर के फॉर्म में, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाएगा 1/4/ε0 क्यू अपॉन r², जिसको हम के क्यू अपॉन r² भी लिख सकते हैं। देखो हमने गॉस लॉ से यहाँ पर कूलम लॉ डिफाइन कर दिया है, कूलम लॉ से गॉस लॉ और गॉस लॉ से कूलम लॉ दोनों हम आपस में इंटर रिलेट कर सकते हैं, और दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये हमारा आज का 5th पॉइंट है। तो होप करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ पड़ा होगा कि गॉस लॉ से कूलम लॉ और कूलम लॉ से गॉस लॉ दोनों हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो आपको चारों और पाँचों पॉइंट आपस में क्लियर हो गया होगा, ठीक है। पहला क्या है, गॉस लॉ हमेशा एप्लीकेबल है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, सब बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपके मन में घुस जाए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इनसाइड चार्जेस की वजह से होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ऑल द चार्जेस की वजह से होता है, ठीक है। और क्या था यहाँ पर, गॉस लॉ एंड कूलम लॉ और इंटरडिपेंडेंट, और जनरली हम सिमेट्रिक केसेस लेते हैं जिससे कि हमारा कैलकुलेशन जो है। तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन गॉस लॉ को समझना शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा हो जाता है यहाँ पर कि इस तरह से स्फीयर दिया है और सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से नेट फ्लक्स क्या आएगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि जो नेट फ्लक्स आएगा वो आएगा क्यू अपॉन ε0, बिकॉज ये जो है क्लोज सरफेस है, ये है क्लोज सरफेस और 3D सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी चार्ज निकलेंगे, सपोज हम प्लस क्यू चार्ज की वजह से 8 चार्ज बाहर निकालते हैं इस तरह से, एग्जाम्पल हम कितने भी निकाल सकते हैं वो तो अपनी इच्छा है, मैं आपको दिखाने के लिए सपोज 8 चार्जेस बाहर निकालता हूँ इस तरह से। तो जितने भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालता हूँ, तो जितने भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालूंगा वो सब जो है सरफेस से पास कर रही हैं, इसलिए हमारा जो चार्ज है प्लस क्यू, उसकी वजह से हमारा नेट फ्लक्स आ रहा है। नेट फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस, तो हमारा प्लस क्यू चार्ज की वजह से q/ε0 आ रहा है। तो उसके ऊपर से हमारा सेकंड क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर मैं इस तरह का हेमिस्फीयर दूँ इस तरह से, और यहाँ पर मेरा जो है इस तरह से प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ओके। जैसे इसका रेडियस ड्रॉ करूँ मैं यहाँ पर, यह है मेरा रेडियस r इसका, और यहाँ पर मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा है इस तरह से, ठीक है, समझ पड़ रहा है। यहाँ पर इस तरह से प्लस क्यू चार्ज रखा है। अब मैं पूछूं कि इसकी वजह से आप नेट फ्लक्स फाइंड करो, तो देखो यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी। आप खुद देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरह से इसके ऊपर से निकल रही हैं, देखो यहाँ पर, ओके 1 2 3 4,
तो यहाँ पर आप क्या नोटिस कर रहे हो कि प्लस क्यू चार्ज, देखो प्लस क्यू चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो हर डायरेक्शन में निकलेंगी, बट देखो इस स्फीयर के सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं। आप समझ रहे हो कि जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो हर डायरेक्शन में निकलेगी, बट स्फीयर की सरफेस में देखो यहाँ पर हेमिस्फीयर जो है इसका आधा है, यहाँ पर जो है आधी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्लक्स यहाँ पर से निकल रही हैं। तो मैं पूछूँ इसकी वजह से आपका नेट फ्लक्स क्या होगा, तो आप बोलोगे अगर ये पूरा इस तरह से स्फीयर होता, अगर ये पूरा इस तरह से स्फीयर होता तो यहाँ पर जो मेरा नेट फ्लक्स होता है वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आता है, बट यहाँ पे सिर्फ हमको आधा हेमिस्फीयर ही दिया है, सिर्फ हमको क्या दिया है हेमिस्फीयर, तो इसको जो फ्लक्स होगा वो जितना भी इसका फ्लक्स आ रहा है उसका आधा होगा। तो यहाँ पर नेट फ्लक्स क्या आ जाएगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जितना भी फ्लक्स है उसका आधा फ्लक्स आ जाएगा, बिकॉज ये हेमिस्फीयर था जिसका आधे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं और आधे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, बिकॉज जो आधा चार्ज है देखो स्फीयर के हेमिस्फीयर के बाहर है, आधा जो चार्ज है वो हेमिस्फीयर के बाहर है, इसलिए हमारा जो नेट फ्लक्स आ रहा है वो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। आपको ये फिगर को, और देखो यहाँ पर नेक्स्ट फिगर ड्रॉ करता हूँ, ये दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चे को। अब ये फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं इस तरह से, यहाँ पर मैं प्लस क्यू चार्ज रख रहा हूँ, ठीक है, सेंटर पर नहीं रख के मैंने यहाँ पर रखा है प्लस क्यू चार्ज जो कि अंदर है, ठीक है, अंदर है। अब इसकी वजह से पूछूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से निकली, ये पूरा क्लोज्ड है, ठीक है, ऊपर से ओपन नहीं है, ये पूरा क्लोज्ड है इस तरह से, ये क्लोज्ड हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये यहाँ पर भी क्लोज्ड है, बट यहाँ पर तो आधा चार्ज है वो बाहर था। मैं पूछूं यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, यहाँ पर देखो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी इस तरह से वो सब हेमिस्फीयर के अंदर से निकल रही हैं, वो सब हेमिस्फीयर के अंदर से निकल रही हैं। यहाँ पर ये चार्ज जो है थे नहीं हेमिस्फीयर के अंदर से नहीं निकल रही थी, बट यहाँ पर अगर नेट फ्लक्स पूछूं मैं, यहाँ पर जो नेट फ्लक्स होगा वो होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज ये जो है अपने में ही एक क्लोज सरफेस था, ये क्लोज सरफेस था बट चार्ज जो है आधा बाहर निकला था, जो बाहर निकला चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। ये फिगर और ये फिगर में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और मैं भी ये फिगर और ये फिगर में कंफ्यूज होता था। मैं क्या करता था स्फीयर के लिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिखता था और इसके लिए क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिखता था, बट ये चार्ज जो है पूरा इनसाइड है, तो पूरे इनसाइड की वजह से सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, तो उसकी वजह से नेट फ्लक्स आएगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, और इसकी वजह से नेट फ्लक्स आएगा वो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि चार्जेस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ पड़ा, जितने भी हमने पॉइंट्स लिखे हैं सबका पॉइंट का यूज़ हो जाएगा यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट में लिखता हूँ यहाँ पर, फिर से यहाँ पर एक स्फीयर ड्रॉ कर रहा हूँ प्लस क्यू चार्ज की वजह से स्फीयर, ठीक है। यहाँ पर से 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से बाहर निकल रही हैं, मैं ऐसे रैंडमली ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर कि इफ़ वी इंक्रीज रेडियस देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इफ़ वी इंक्रीज द रेडियस, सपोज इसका रेडियस आर है, अगर if we increase the radius to 2r then find electric flux। हमको फ्लक्स पूछा है यहाँ पर, मैंने क्या बोल दिया इसका रेडियस जो है मैंने 2r कर दिया, मैंने क्या कर दिया इसका रेडियस 2r कर दिया। अब बताओ इसके अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगी। तो यहाँ पर मैंने बताया कि जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, फ्लक्स नेट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो उसको सिर्फ चार्ज इनसाइड से मतलब है, वो स्फीयर के रेडियस पर डिपेंड नहीं कर सकता है, जिसको हम कॉन्सेप्चुअली भी समझ सकते हैं कि अगर प्लस क्यू चार्ज की वजह से 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही हैं, तो जो बड़ा स्फीयर है भले उसका रेडियस 2r है, भले इसका रेडियस 2r है, यहाँ पर से भी तो 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, यहाँ पर से भी तो 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, भले रेडियस कितना ही बड़ा कर दो आप, रेडियस कितना ही बड़ा कर दो, बट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गिनोगे यहाँ पर तो दूर दूर हो जाएंगी और उसमें से भी 8 ही निकलेंगी। तो यहाँ पर भले भी रेडियस 2r हो गया, बट हमारा नेट फ्लक्स क्या आएगा वो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू जो है वो यही रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट को आप नोट कर लो कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, फ्लक्स नेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड रेडियस, शेप रेडियस एंड साइज कुछ भी लिख दो आप, सबका मतलब तो एक ही होता है। ये बात आपको नोट कर लो, ठीक। उसी तरह से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं यहाँ पर, ये नोट कर लो इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक। फाइंड द रेडियस इफ वी इंक्रीज रेडियस टू 2r एंड, अब मैं आगे एक पॉइंट लिख रहा हूँ, एंड चार्ज टू 2q, देन
फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर, मैंने स्फीयर का रेडियस को जो है वो 2r कर दिया और चार्ज को भी 2q कर दिया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर अब प्रॉब्लम होगी, यहाँ पर जब नेट फ्लक्स होता है वो क्या होता है, 2 इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेट फ्लक्स होता है क्यू इनसाइड, जो प्लस क्यू चार्ज था उसके वजह से अगर 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं, तो अगर मैं यहाँ पर प्लस 2q कर दूँ, यहाँ पर प्लस 2q कर दूँ, तो 2q चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी, 16 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी। कितनी निकलेंगी, 16 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से निकलेंगी। चार्ज डबल करने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डबल हो जाएंगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डबल्स हो गई तो हमारा नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा नेट फ्लक्स आएगा वो आएगा 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रेडियस 2r करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, बट चार्ज को तुमने डबल कर दिया तो हमारा नेट फ्लक्स जो हो जाएगा वो 2q, बिकॉज अंदर कितना चार्ज हो गया, अब अंदर कितना चार्ज हो गया, अंदर हो गया 2q चार्ज। 2q चार्ज हो गया तो नेट फ्लक्स जो है वो 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अंदर अगर चार्ज को आधा कर दोगे तो फ्लक्स भी आधा हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट को आप यहाँ से नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट आप नोट करते जाओ धीरे धीरे। कैमरा ऑन है कि नहीं, ओके कैमरा तो ऑन है। बार बार चेक करना पड़ता है बिकॉज कभी पूरा वीडियो बना दिया पता चला कैमरा ही ऑन नहीं किया है। ओके, हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन है, जो मेरे को पता नहीं है कौन सा क्वेश्चन चल रहा है। मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मैं एक क्यूब ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, इस तरह से क्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। बोलो यहाँ पर सेंटर पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा है जो कि सेंटर पर है। ठीक है, ये क्यूब का रेडियस, जो क्यूब का जो साइड है वो है a। पूछो यहाँ पर नेट फ्लक्स कितना होगा, तो आप बोलोगे क्यू है और ये 3D क्लोज सरफेस है, बिकॉज ये 3D क्लोज सरफेस है, तो इसकी वजह से नेट फ्लक्स क्या आएगा, फ्लक्स नेट यहाँ पर लिखूँगा, नेट फ्लक्स आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बिकॉज यहाँ पर जितने भी चार्जेस निकलेंगे इस तरह से वो सब सरफेस पर से निकलेंगे। ठीक है, और सारे सरफेस को कट आउट करके निकलेंगे, तो नेट फ्लक्स जो हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर मेरा है, इस तरह से फिर से क्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है फाइंड, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, फाइंड फ्लक्स थ्रू एनी फेस ऑफ अ क्यूब। यहाँ पे कोई भी एक फेस की वजह से हमको फ्लक्स फाइंड करना है यहाँ पर। तब देखो यहाँ पर टोटल अगर क्यूब था, हमको क्या पूछ लिया, यहाँ पर फिर से प्लस क्यू चार्ज रखा है और बोला है कोई भी एक फेस, चाहे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं। यहाँ पर कितने फेस होते हैं क्यूब में टोटल होते हैं 6 फेसेस। यहाँ पर हमको बोला है कोई भी एक फेस की वजह से हमको फ्लक्स फाइंड करके दिखाओ। देखो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, ये यूनिफॉर्मली इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरह से। अब देखोगे यहाँ पर कि अगर प्लस क्यू चार्ज था, अगर सारे फेस की वजह से हम देख रहे थे तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा था। तो अगर देखो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ कि अगर 6 फेसेस की वजह से, टोटल फेस कितने 6 फेस, उसकी वजह से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, तो एक फेस की वजह से कितना आएगा, एक फेस की वजह से आएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अब खुद देखो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर डायरेक्शन में निकल रही हैं। तो अगर किसी एक फेस की बात करूँ यहाँ पर, किसी भी एक फेस की, तो जितना सारे फेस में आ रहा होगा उसका 1/6 आ रहा होगा इसके ऊपर से। सारे फेस में से उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा ना। बट एक फेस की बात करो यहाँ पर, इस फेस की सपोज, तो यहाँ पर जो फ्लक्स आ रहा है वो आ रहा है क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वो जो फ्लक्स है टोटल, जो इसके जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो आपस में इक्वली डिवाइड हो जाएंगी, इसलिए हमारा जो फ्लक्स हो गया वो आ रहा है क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो कोई भी अगर क्वेश्चन आता है यहाँ पर, एनसीईआरटी में इस तरह से क्वेश्चन दिया है, एनसीईआरटी में इस तरह से क्वेश्चन दिया है, इसी क्वेश्चन को अलग तरह से दिया है। यहाँ पर बोल दिया है इस तरह से, एक प्लेट रखा है यहाँ पर प्लेट रखा है, यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है, इसका जो डिस्टेंस है वो a/2 है, डिस्टेंस a/2 है। यहाँ पर एक प्लेट है इस तरह से, और चार्ज इस तरह से रखा हुआ है। तो बताओ नेट फ्लक्स कितना निकलेगा। यहाँ पर देखो ये क्लोज सरफेस तो है नहीं, एनसीईआरटी में इस तरह से क्वेश्चन दिया है। ठीक है, इस तरह सेम क्वेश्चन इस तरह से a/2 डिस्टेंस पर रखा है, नेट फ्लक्स बताओ इसके ऊपर से। अब देखो यहाँ पर ये क्लोज सरफेस तो है नहीं, तो हमने क्या बोला था, एक पॉइंट लिखवाया था मैंने आपको कि जब भी सिमेट्रिक नहीं होगा हम उसको सिमेट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर खुद से एक गॉसियन सरफेस डिफाइन करेंगे। किस तरह डिफाइन करेंगे, देखो ये सरफेस है, हम इसके ऊपर से अपना क्यूब कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से अपना हम क्या कर लेंगे, क्यूब कंप्लीट कर लेंगे, जैसे बने वैसे।
ठीक है, हमने क्या कर दिया, अपना क्यूब कंप्लीट कर लिया। ये चार्ज जो है सपोज सेंटर पर है, बिकॉज a/2 डिस्टेंस पर है ना, क्यूब मेरा जो है a डिस्टेंस का हो जाएगा, तो चार्ज जो है मेरा सेंटर पर आ गया क्यू। तब यहाँ पर इसके ऊपर जो नेट फ्लक्स क्या निकलेगा, देखो पूरा सरफेस होता तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट निकलता, बट एक सरफेस है यहाँ पर, तो यहाँ पर नेट फ्लक्स निकलेगा मेरा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स थ्रू एनी वन फेस, फ्लक्स थ्रू एनी फेस ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं यहाँ से रफ करता हूँ। सारे केसेस है, डिफरेंट केसेस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, खुद से भी आप निकाल सकते हो, कहीं भी पूछ सकते हो लोग। ठीक है, जैसे यहाँ पर फिर से क्यूब है, क्यूब का एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। इस तरह से क्यूब दिया है, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से क्यूब दिया है, और हमको यहाँ पर क्या बोला है, जो क्यूब है उसको भी एक 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से डिवाइड कर दिया है यहाँ पर, और सेंटर पर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, और यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड फ्लक्स थ्रू द शेडेड रीजन। फ्लक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, फ्लक्स थ्रू द शेडेड रीजन। यहाँ पर जो शेडेड रीजन है इस तरह से, यहाँ पर हमको यहाँ पर फ्लक्स फाइंड करना है, यहाँ पर नेट फ्लक्स कितना होगा। तो अब बताओ कि अगर पूरा क्यूब होता, तो पूरा क्यूब होगा तो नेट फ्लक्स कितना होगा, पूरा क्यूब ड्यू टू होल क्यूब, ड्यू टू क्यूब कितना होगा, क्यू इनसाइड या क्यू अपॉन, यहाँ पर क्यू इनसाइड कितना है, प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं किसी एक फेस की बात करूँ, मीन्स ये पूरे ये फेस की बात करूँ, तो फ्लक्स नेट थ्रू वन फेस कितना होगा, फ्लक्स नेट थ्रू वन फेस होगा यहाँ पर क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। बट यहाँ पर एक फेस को भी 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक फेस को भी कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 4 पार्ट में। यहाँ पर मेरा नेट फ्लक्स क्या निकलेगा, आप देखो यहाँ पर नेट फ्लक्स निकलेगा, ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट का भी 1/4 पार्ट, तो 1/4 ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो मेरा आंसर क्या जाएगा, 1/24 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बिकॉज क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट ये पूरे फेस का था, उसमें से भी एक 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हर फेस इक्वली डिवाइड होगा यहाँ पर, तो क्यूब 1/4 ऑफ क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, जो कि इक्वल हो जाएगा क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, कुछ इस तरह से भी वो पूछ सकते हैं। इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 1/8 लिखोगे आप यहाँ पर, जितने पार्ट में डिवाइड कर दिया उस तरह से। जैसे यहाँ पर इस तरह से डिवाइड किया होता, जैसे यहाँ पर अगर बोला होता इस तरह से डिवाइड किया है, इस तरह 2 पार्ट में डिवाइड करते, तो 1/2 ऑफ क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से हो जाता है उसका आंसर। तो होप करता हूँ आपको ये समझ पड़ा होगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पर एक क्यूब है इस तरह से, जो भी क्वेश्चन है सपोज 5 डाल देता हूँ यहाँ पर, एक क्यूब है इस तरह से। एक क्वेश्चन नंबरिंग में मिस्टेक हो सकती है, उसके लिए आप मुझे माफ़ करना। यहाँ पर देखो इस तरह से क्यूब दिया है, अब मैं चार्ज सेंटर बना रख के यहाँ पर चार्ज रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर चार्ज रख रहा हूँ प्लस क्यूब। अब देखो ये पूरा चार्ज जो है क्यूब के अंदर पर नहीं है, चार्ज जो है क्यूब के सरफेस पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको जैसे प्लस क्यू चार्ज को से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी इस तरह से। यहाँ पर देखो चार्ज को इस तरह से रखा है, तो क्यूब के अंदर से बहुत ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं। यहाँ पर ये मत बोल देना कि यहाँ पर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर जो नेट फ्लक्स है वो ये मत लिख देना कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो है ये रॉन्ग है, बिकॉज जो क्यू है, बिकॉज क्यू शुड बी इनसाइड, क्यू शुड बी इनसाइड, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। हमको यहाँ पर देखो ये चार्ज जो है सिमेट्रिक नहीं है, बिकॉज ये क्लोज सरफेस के अंदर नहीं है। तो इसको क्लोज बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो इसको रफ कर, फील्ड लाइन से इसको मैं रफ करता हूँ यहाँ से। देखो इस तरह से मुझको प्लस क्यू दिया है। अब ये प्लस क्यू चार्जेस को मेरे को क्लोज करना है। ठीक है, तो क्लोज करने के लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पर इस तरह से मुझको और क्यूब ड्रॉ करना पड़ेगा, जिससे कि ये चार्ज जो है वो क्लोज हो जाए। ठीक है, इसको किस तरह से ड्रॉ करूँ, देखो यहाँ पर
मेरे को इस तरह से और भी क्यूब ड्रॉ करने पड़ेंगे जिससे कि चार्ज जो है क्लोज हो जाए। आगे भी ड्रॉ करना पड़ेगा, ऊपर भी ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरह से। देखो यहाँ पर देखो ये चार्ज है, यहाँ पर ये चार्ज है, इस तरह से मुझको ऊपर भी ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी ड्रॉ करना पड़ेगा मेरे को। समझ रहे हो? ये तो मैंने सिर्फ आगे का पार्ट क्लोज किया, इसी तरह से मुझको पीछे भी 4 ड्रॉ करना पड़ेगा जिससे कि ये पूरा क्लोज हो जाए। ठीक है, इस तरह से मुझको पीछे कितना पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, पीछे भी इसको डिवाइड करना पड़ेगा और 4, जिसकी वजह से मेरा ये मैंने आगे का 4 क्लोज कर दिया। अब पीछे भी 4 करना पड़ेगा जिससे कि पीछे वाला पार्ट भी मेरा क्लोज हो जाए। यहाँ पर मेरे को ये 4 को क्लोज करने के लिए कितने पार्ट में डिवाइड करने पड़ रहे हैं? टोटल 8 क्यूब चाहिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिखो 8 क्यूब्स आर रिक्वायर्ड टू क्लोज दिस चार्ज। यहाँ पर अगर इसको क्लोज सरफेस बनाना है तो मेरे को टोटल 8 क्यूब्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पर देखो कि अगर टोटल 8 क्यूब होगा, यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ फ्लक्स थ्रू एनी वन क्यूब। ठीक है, मैं यहाँ पर इस क्यूब की वजह से पूछा था फ्लक्स कितना होगा। यहाँ पर अगर 8 क्यूब होगा तो यहाँ पर मेरा फ्लक्स आएगा, वो आएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 क्यूब होगा तो कितना फ्लक्स आएगा? Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर अगर एक क्यूब की वजह से पूछा कि ये क्यूब में कितना फ्लक्स आएगा तो आप लिखोगे Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसके ऊपर से एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, सेम क्वेश्चन, कि यहाँ पर अगर पूछ लिया कि यही सेम वहाँ चार्ज रखा है, अब ये सरफेस पर कितना चार्ज होगा? ये सरफेस मीन्स क्यूब के भी एक सरफेस पर। यहाँ पर देखो अगर 1 क्यूब की वजह से कितना चार्ज आ रहा है? Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। अब मैं बोलूँ कि एक सरफेस, पर्टिकुलर एक सरफेस की वजह से कितना चार्ज आएगा, तो आप मेरे को क्या बोलोगे कि यहाँ पर देखो टोटल 8 क्यूब है, 8 क्यूब की वजह से आएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, 1 क्यूब की वजह से आएगा Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। अब एक क्यूब में टोटल क्या है? 1 क्यूब में टोटल कितने फेसेस हैं? 6 फेस। तो अगर एक फेस के लिए फाइंड करना होगा तो मेरे को 1/6 ऑफ Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट करना पड़ेगा इस तरह से। और आप लिख दोगे यहाँ पर Q बाई 48 एप्सिलॉन नॉट, जो कि बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पर गलत इस तरह से है बिकॉज देखो यहाँ पर कोई सरफेस जो है एक्सपोज्ड नहीं है, बिकॉज जो अंदर का सरफेस है देखो ये वाला, ये सरफेस जो है एक्सपोज्ड नहीं है, मीन्स ये सरफेस क्लोज्ड है, यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेंगी। देखो ये सरफेस जो है, देखो इसको रफ करता हूँ यहाँ पर, ये सरफेस जो है ये भी एक्सपोज नहीं है, ये जो है ये और ये सरफेस मिलकर सिर्फ एक ही सरफेस बन रहा है, इसको 2 आप काउंट नहीं कर रहे हो। वैसे यहाँ पर हर एक साइड में 3 सरफेस जो है वो एक्सपोज नहीं है। देखो यहाँ पर ये एक्सपोज नहीं है और पीछे वाला सरफेस जो है, पीछे वाला ये सरफेस भी यहाँ पर एक्सपोज नहीं है। तो एक क्यूब के अंदर कितने सरफेस एक्सपोज हैं? सिर्फ ये 1, ये 2, यहाँ पर ये 1, 2 और एक 3 सरफेस जो है, जो आगे वाला सरफेस है, आगे वाला वो 3 सरफेस वो एक्सपोज्ड है। पीछे वाला सरफेस ये वाला और ये वाला सरफेस एक्सपोज्ड नहीं। एक्सपोज मतलब क्या है कि देखो इसका साइड और इसका साइड सेम में काउंट हो रहा है, ये साइड और ये साइड सेम में काउंट हो रहा है, तो उसको आप डबल काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या लिखोगे फर्दर? यहाँ पर लिखोगे ये रॉन्ग है। ठीक है, इसको तो आप रफ कर लो, ये रॉन्ग है बिकॉज ऑल द साइड्स of a cube are not exposed। हमको दिख नहीं रहा है और उसकी वजह से कोई फ्लक्स नहीं बनेगा। तो यहाँ पर क्या लिखता हूँ मैं फर्दर इस तरह से लिख सकता हूँ मैं कि एक क्यूब के अंदर इन 1 क्यूब ओनली 3 साइड्स आर एक्सपोज्ड, ओनली 3 साइड्स आर एक्सपोज्ड। तो यहाँ पर 3 ही साइड एक्सपोज्ड है, तो मेरे को कोई एक साइड के लिए फाइंड करना होगा तो क्या होगा? देखो अगर एक क्यूब के लिए आ रहा है Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस के लिए आएगा मेरा 1/3 ऑफ Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज टोटल 3 साइड्स ही जो है एक्सपोज्ड है। मेरा आंसर आ जाएगा 1/24 ऑफ Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस तरह से इसको फाइंड किया जाता है क्यूब के, और जितने स्फीयर के जितने केसेस हो सकते थे ऑलमोस्ट मैंने ट्राई किया उसको डिस्कस करने का। तो इसको नोट कर लो हम आगे। तो यहाँ पर हम लास्ट के डिस्कस कर लेते हैं सिलेंडर के बारे में। यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूँ सिलेंडर के बारे में, आपको नोट कर लो। यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन है सिलेंडर का कि यहाँ पर मैंने एक चार्ज रख दिया है Q चार्ज। ठीक है, यहाँ पर एक Q चार्ज मैंने रख दिया है जिसका जो रेडियस है वो आधा चार्ज अंदर है, आधा चार्ज
इस तरह से बाहर है। मैं पूछूँ इसका फ्लक्स क्या होगा, नेट, यहाँ पर नेट फ्लक्स क्या होगा इसको आप एक बार पॉज करके एक बार लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो मैं बोलूँगा अगर ये पूरा सिलेंडर होता इस तरह से, तो यहाँ पर इसका नेट फ्लक्स होता Q बाय एप्सिलॉन नॉट, बट सिलेंडर का आधा चार्ज बाहर है, आधा चार्ज अंदर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर से आपको बता दूँ इसको और ये केस को आपको कंफ्यूज नहीं करना है। इस तरह से अगर दिया होता, सेम यही केस दिया होता अगर, और यहाँ पर चार्ज अंदर होता, तो यहाँ पर इसके लिए फ्लक्स लिखते हैं आप Q नेट इक्वल टू हो जाता Q बाई एप्सिलॉन नॉट। बट ये चार्ज देखो आधा बाहर है आधा अंदर है, तो मेरा इसका आंसर क्या आएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस तरह से दिया हो तो ये समझ पड़ गया आपको। कल का एक केस डिस्कस कराता हूँ आपको कि अगर इस तरह से हो, इस तरह से सेमी सर्कल ड्रॉ किया हो इस तरह से, और चार्ज यहाँ पर चार्ज नहीं है यहाँ पर, और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो और इसका रेडियस हो r, बोलो यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा। देखो यहाँ पर चार्ज नहीं है तो यहाँ पर गॉस लॉ तो अप्लाई करना नहीं है, यहाँ पर सीधा फ्लक्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैंने बताया था इस तरह का केस हो जहाँ पर जो एरिया वेक्टर जो है हर पॉइंट पर चेंज कर रहा हो, तो यहाँ पर हम नेट फ्लक्स क्या लिखते हैं, यहाँ पर नेट फ्लक्स लिखते हैं E इंटू डी ए डैश, वेर डी ए डैश जो होता है वो प्रोजेक्टेड एरिया होता है। इसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर देखूँ तो होगा एक सर्कल ऑफ रेडियस r, यहाँ पर हो जाएगा E इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला केस आपको भूलना नहीं है, जस्ट मैंने रिवाइजिंग के लिए आपको दिखा दिया। तो गॉस लॉ के अंदर हमने आज का जितना टॉपिक था वो सीख लिया, बेसिक्स तो टॉपिक सीख लिया, जो कि आपको अप्लाई करना हो तो उसको कर सकते हो। गॉस लॉ और कूलम लॉ जो है आपस में इंटरडिपेंडेंट है, हम किसी से भी किसको डिराइव कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अब हमारा जो आने वाला लेक्चर होगा उसके अंदर हम डिफरेंट केसेस देखेंगे। इनफाइनाइट सिलेंडर हो गया या इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, वो सबको गॉस लॉ से किस तरह से फाइंड किया जाता है, और जे मेंस और जे एडवांस में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं गॉस लॉ के ऊपर, वो भी हम देखेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया और समझ आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी ये लेक्चर देख सकें और इसका उनको बेनिफिशियल हो सके। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग पढ़ाई करते रहो।